हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज हम देखेंगे 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी के एमसीक्यू। मोस्टली चैप्टर आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि पूरी बुक एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। ठीक है, वो एक अलग बात है, एक आध चैप्टर छूट जाएगा तो फिर मैं पार्ट 2 भी इसका बना दूंगी। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर जो चैप्टर है इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। सी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है सी टेट में क्या आता है। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से ही सारे के सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको करना ही है। वैसे ये सभी एग्जामों के लिए, जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपोर्टेंट है। सभी देख सकते हैं। जीके के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें जीके वाले पोर्शन में ये एनसीईआरटी से आते हैं। 10th क्लास तक के एनसीईआरटी के एमसीक्यू उसमें पूछे जाते हैं, एसएसटी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आप वहां भी आपको बेनिफिट रहेगा अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, बीपीएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है ये। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखो इसी पीडीएफ में नहीं है, नहीं सारे पीडीएफ में मैंने डाल दिया है। 8287 और 89818। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ के जो चार्जेस हैं वो ज्यादा नहीं है, केवल 20 रुपए। ठीक है, पूरी बुक, इस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी की पूरी बुक की पीडीएफ जो आपको मिलने वाली है, केवल और केवल मात्र 20 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने अभी आपको व्हाट्सएप नंबर बताया, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी आपके बहन भाई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप बता सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम हाल फिलहाल में है, और वैसे तो मैं ये सारी 10th क्लास तक की सारी कराने वाली हूँ। ठीक है, मैराथन, अगर बाई चांस बीच में कुछ दिन का गैप हो जाता है, आपका एग्जाम नजदीक है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 6 से 10 तक की एमसीक्यू की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। ठीक है, एक चैप्टर वाइज कर रखी है। ये तो मैराथन है, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज कर रखी है। अभी तक आपने वो भी नहीं देखी है तो उसके लिए आप ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, ये सभी मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आप आपको ये सारी प्लेलिस्ट भी देखनी है, ये जो साइड में लगी हुई है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मेरे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस भी बुक का या जिस भी क्लास का आपको देखना है आप देख सकते हैं पीडीएफ प्लेलिस्ट में वीडियोस। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं सौर मंडल। पहला ही चैप्टर है 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। और ये जितने भी चैप्टर हैं ये न्यू बुक के हिसाब से हैं। न्यू बुक और ओल्ड बुक में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ओल्ड बुक में चैप्टर्स ज्यादा हैं, न्यू बुक में चैप्टर्स कम है। ठीक है, और एक और 2023 में भी एक बुक आई है और उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, लेकिन आपको घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक के चैप्टर उन्होंने एक चैप्टर बना दिया है। ठीक है, ये इस बुक के जो 4 चैप्टर हैं, जो अभी 2023 में 24 में एक बुक आई है, 24 में जो बुक आई है एनसीईआरटी ने जो 6th क्लास की बुक दी है, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों एक ही बुक में दे रखी हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इसके जो 4 चैप्टर हैं वो फर्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई सी भी बुक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं। इसमें लगभग आपके 6 चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर मैं आपको कराने वाली हूँ। चैप्टर्स के नाम चाहे आपकी कोई सी भी एनसीईआरटी है, सब में सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर्स के नाम में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर है 1, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? पहला है पूर्व दिशा में दिखाई देता है, दूसरा है दक्षिण दिशा में दिखाई देता है, तीसरा है पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, चौथा है उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा जो हमें दिखाई देता है, आप सभी को पता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, उत्तर दिशा में एक तारा दिखाई देता है, रात के समय बहुत चमकीला सा होता है, अलग से पता चलता है ये ध्रुव तारा है। ठीक है, हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? ए है 100 करोड़ है, बी है 11 करोड़ है, सी है 15 करोड़ है, डी है 16 करोड़ है। 16 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला है ग्रीक भाषा से लिया गया है, बी है फ्रेंच भाषा से लिया गया है, सी है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और डी है लैटिन भाषा से लिया गया है। तो जो आपका ज्योग्राफी है वो किस भाषा से लिया गया है? वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह ए है बृहस्पति है, बी है वरुण है, अरुण है, सी है शनि है, डी है वरुण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है आप लोग मुझे कमेंट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं आपको पीडीएफ देने वाली हूँ ना, उस पीडीएफ में आपको हर चैप्टर के आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं ये खत्म होगा ना चैप्टर तो आप देख लेना, सबकी आंसर की भी मैंने बना के रखी है। शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 20 रुपए है। 20 रुपए होते ही कितने, आप दिन में अगर 2 बार कुरकुरे खा लें तो भी आपके वो हो जाएंगे। मैं फ्री देने वाली थी लेकिन मैंने फ्री इसलिए नहीं किया है क्योंकि कोई चीज अगर हमें फ्री मिल जाती है ना तो उस चीज की हमारे माइंड में कदर नहीं होती। अगर फ्री दे देंगे तो वो मोबाइल में पड़ी रहेगी पीडीएफ, लेकिन आप कभी खोल के नहीं देखोगे। जब हमारी किसी भी चीज में पैसे जाते हैं ना तो हमें लगता है कि यार हमारे पैसे गए, हमें उसको यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा शुल्क रखा गया है, मात्र 20 रुपए, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल इसी पैटर्न में यही पीडीएफ है, बिल्कुल सेम यही है, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं? ए है मंगल को कहते हैं, बी है अरुण को कहते हैं, सी है शनि को कहते हैं, डी है वरुण को कहते हैं। ये सबको पता है, मंगल को कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने शुरू शुरू में, चैप्टर 1 में वैसे भी इजी है। 6 है, भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, कौन है? ए है आर्यभट्ट है, बी है भट्टी है, सी है धनवंतरी है, और डी है अश्वघोष है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर्यभट्ट। ठीक है, और हम इसमें देखो डीप चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो पहले से मेरी वीडियो को देखते हैं उनको लग रहा होगा कि मैडम बहुत ज्यादा स्पीड में करा रही है, तो मैराथन का मतलब होता है कि हमें जल्दी करना है। ठीक है, अगर आपको आराम आराम से डिटेल में पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, पूरी व्याख्या के साथ अगर आपको देखना है तो आप उन मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सारी उनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? ए है प्लेटो, बी है बुध, सी है पृथ्वी, डी है मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ए है शुक्र को कहा जाता है, बी है बुध को कहा जाता है, सी है पृथ्वी को कहा जाता है, डी है मंगल को कहा जाता है। तो 8 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है सुबह के टाइम। ठीक है, अगर हम दूरबीन से देखें तो इसलिए उसको भूल का तारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य का देवता कौन सा ग्रह है? तो मैंने आपको बताया कि जो शुक्र है वो, उसको भूल का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, और इसलिए उसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, और उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मान लो ये है आपका सूर्य, ये क्या है? ये है आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य से पहले नंबर पे कौन सा है? बुध। ठीक है, पहला है बुध। ठीक है, उसके बाद, उसके जस्ट बाद कौन सा है? उसके जस्ट बाद है शुक्र। शुक्र, उसके जस्ट बाद है, इधर लिख देती हूँ, इधर आपको दिखाई देगा ठीक से। पहला है बुध, ठीक है, दूसरा है शुक्र, दूसरा है शुक्र, और तीसरा है आपका पृथ्वी। ठीक है, चौथा है आपका मंगल। तो ये जो 4 ग्रह हैं सूर्य से, ये जो 4 ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये कैसे हैं? इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, या इनको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं, या इनको हम चट्टानी ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो सतह है वो मिट्टी से बनी हुई है, जैसे हमारी बनी हुई है ना वैसे। ठीक है, बाकी के जो 4 हैं, कौन कौन से हैं 4? बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति है, और आपका बृहस्पति के बाद शनि है, शनि, और शनि के बाद है अरुण, और उसके बाद है वरुण। ठीक है, ये जो 4 ग्रह हैं ये गैस से बने हुए हैं, इनकी जो सतह है वो गैस से बनी हुई है, यानी कि इन पर चाहकर भी कोई इंसान नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि सतह किसकी बनी हुई है? गैस की बनी हुई है। और इनकी जो सतह बनी हुई है ये किसकी है? ये ठोस चट्टाने हैं, मतलब बिल्कुल ऐसी ही है जमीन जैसे ये है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की जमीन है उस तरह की ही इनकी जमीन है ना। तो आपको समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं, यानी कि सूर्य से जो 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और सूर्य से के जो सबसे दूर ग्रह हैं 4, उनको बोलते हैं बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये गैस के बने हुए हैं, ये चट्टानों के बने हुए हैं। ठीक है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख रहे हैं हम आंतरिक ग्रह के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है। तो देखो जो पृथ्वी है वो आंतरिक ग्रह है, बुध आंतरिक ग्रह है, मंगल आंतरिक ग्रह है, लेकिन बृहस्पति जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह कौन सा नहीं है? देखो बृहस्पति मैंने बताया, पीछे के जो 4 है वो गैसीय ग्रह है। पहला है बृहस्पति, दूसरा बी है अरुण, और सी है आपका पृथ्वी, और डी है वरुण। तो पीछे के 4 में ये आ रहे हैं लेकिन पृथ्वी नहीं आ रही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर है नेपच्यून। ठीक है, आपको पता ही है सबसे पीछे वाला जो है जो वरुण है वो है सबसे पीछे वाला ग्रह और सबसे दूर वही बोलेंगे हम उसको ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पहले नंबर का कौन सा था? बुध, दूसरे नंबर का मंगल, तीसरे नंबर का पृथ्वी, चौथे नंबर का कौन सा था? मंगल। तो इन्होंने कौन सा पूछा है? तीसरा। तो तीसरे नंबर का कौन सा है? अपनी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति गोल है, ज्यादातर लोग गोल को लगाते हैं लेकिन पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। ठीक है, बी है चतुर्भुज है, सी है त्रिभुज है और डी है भूआब। भूआब कैसी होती है? देखो भूआब ऐसा होता है, आपने संतरा या प्याज देखा है कभी? संतरा जो है वो सटीक परिभाषा है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, संतरा या प्याज जैसा ही लगती है पृथ्वी कुछ कुछ। देखो गोल तो होता है ये वाली आकृति, ठीक है, मतलब गोल है ना। ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी है, समझ जाना आप। ये तो होता है गोल। भूआब कैसा होता है? भूआब होता है, एक मिनट, ठीक नहीं बना, इस तरह का। ठीक है, मतलब ये गोल जैसा लग रहा है लेकिन ऊपर और नीचे ये जो देख पा रहे हैं ना आप, ऊपर नीचे से चपटा और बीच में से गोल, इसको बोलते हैं भूआब। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी कैसी है? भूआब की है, भूआब टाइप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? पानी। स्थल कैसा है? कम। तो कैसी दिखाई देगी? ए है नीली दिखाई देती है, बी है पीली दिखाई देती है, सी है हरी दिखाई देती है, डी है लाल दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पर ज्यादा है ना। और पानी जो है वो अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत कैसा दिखाई देता है? ग्रीन। ठीक है, ऐसा कई सारी बुक में लिखा है। पर जितनी पॉपुलेशन है मुझे लगता नहीं है कि भारत ऊपर से ग्रीन दिखाई देता होगा। ठीक है, हाँ वो बात एक अलग है, असम मेघालय में जो ये सब ग्रीन दिखाई देते होंगे क्योंकि पूरे के पूरे वन है। ठीक है, थोड़ा बहुत अरावली है बचा हुआ है, थोड़ा बहुत हमने छोड़ दिया है। ठीक है, पता नहीं हम उसको कब तक बचा पाएंगे। और थोड़ा बहुत नीलगिरी की पहाड़ी वगैरह में वन वगैरह बचे हैं, बाकी तो सारे हमने काट ही लिए हैं। ठीक है, हमने मतलब सरकार भी परमिशन दे रही है। अब ऐसा तो नहीं है सरकार को नहीं पता है वन कट रहे हैं, तो सरकार भी परमिशन दे दे के उनको कटवा रही है। ठीक है, सभी भागीदार हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष में जाने पर पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ठीक है, ए है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद और सी है सत्येंद्र नाथ टैगोर और डी है राकेश शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राकेश शर्मा। ठीक है, एक महिला भी है जो चांद पर गई थी। वो वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस चैप्टर में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कौन गई थी आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कि चांद पर नहीं, एवरेस्ट पर, सॉरी सॉरी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी भारतीय महिला है जो पहली है, उनके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, वो कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, अलग अलग तरह के एग्जाम में वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और नहीं आएगा आपको आंसर तो आप क्वेश्चन लिख देना, आंसर मैं लिख दूंगी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल का आकार सौरमंडल का आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप सबको पता है इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ए है मंगल है, बी है पृथ्वी ग्रह है, सी है बुध ग्रह है और डी है शुक्र ग्रह है। तो सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे पहला ग्रह है वही हमारा सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता है 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? आप सबको पता है कि जो सूर्य है, सारे ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रहों का। ठीक है, जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? ए है 26 दिन लगते हैं, बी है 27 दिन लगते हैं, सी है 28 दिन लगते हैं और डी है 29 दिन लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर है 20, शुद्ध ग्रह किन पिंडों या ग्रहों की कक्षा में पाए जाते हैं? मतलब कौन से ग्रहों के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं?
ठीक है, मैंने पीछे आपको बता दिया है। ए है पृथ्वी और शुक्र के बीच में पाए जाते हैं, बी है मंगल और पृथ्वी के बीच में पाए जाते हैं, सी है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और डी है शनि और यूरेनस के बीच में पाए जाते हैं। तो किसके बीच में पाए जाते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21, इसमें से कौन सा पार्थिव या पार्थिक ग्रह है? तो कौन से थे पार्थिव ग्रह? जो मैंने 4 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? बुध बताया था, ठीक है, बुध बताया था, शुक्र बताया था, आपको पृथ्वी बताई थी और मंगल। ठीक है, पहले 4 पार्थिव ग्रह हैं क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं, जैसे पृथ्वी बनी हुई है, ये चारों बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं। पीछे के जो 4 हैं वो किससे बने हुए हैं? वो गैस से बने हुए हैं, इसलिए उनको गैसीय ग्रह या उनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह एक ही बात है। तो कौन से इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह है? तो ए शनि गैस से बना हुआ है, बी पृथ्वी पार्थिव ग्रह है, और सी जो है वो भी गैस से बना हुआ है, डी वाला भी गैस से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आप सोचेंगे गैस से बना हुआ है तो गुब्बारे की तरह उड़ रहा है क्या? तो गुब्बारे की तरह नहीं उड़ रहा है। जो गैस होती है ना, तो गैस 2 फॉर्म में होती है, एक तो होती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और एक होती है गैस की फॉर्म में, है ना? तो जो वो जो गैस है इन ग्रहों पर, वो क्या है? वो जमी हुई अवस्था में है। ठीक है, गैस है, काफी मात्रा में गैस है, वो कैसी है? जमी हुई अवस्था में है इन ग्रहों पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बैलून की तरह ये उड़ रहे हैं आसमान में। ठीक है, आसमान मीन्स अंतरिक्ष में। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा जोविनी ग्रह का उदाहरण है? जोविनी ग्रह कौन सा है? तो देखो जोविनी ग्रह जो है, जोविनी ग्रह जो बोलते हैं वो बाह्य ग्रह को ही बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको गैसीय ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, तो जोविनी ग्रह कौन सा है? ए है बुध है, सी है सॉरी बी है पृथ्वी है, सी है बृहस्पति है, और डी है शुक्र है। तो जोविनी ग्रह कौन सा है? सी, बृहस्पति। ठीक है, और इसको हम जुपिटर भी बोलते हैं ना, तो वहीं से जोविनी ग्रह आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल जो साल में दिन होते हैं वो होते हैं 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, कितने? 6 घंटे। तो 6 चौक 24, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि हर 4 साल बाद ये जो 6 घंटे हैं, ठीक है, 6 चौक 24 हो गए ना, तो 24 घंटे का मतलब कितना हो गया? एक दिन। 24 घंटे का कितना दिन मतलब हो गया? एक दिन। तो यानी कि प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो हम 365 दिन हमने रट रखा है, ये आधा अधूरा सच है। पूरा सच क्या है कि 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, ये 6 घंटे 4 साल में जुड़कर कितने हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। इसलिए हम प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या बनाते हैं? एक लीप वर्ष बनाते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? जब इसमें 65 होते हैं तो इसमें कितने होंगे? इसमें 66 होंगे। सिंपल। ठीक है, अब आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है वो 2 तरीके से मूवमेंट करती है। ठीक है, पहला मूवमेंट कैसे करती है? पहला मूवमेंट करती है वो ऐसे, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ अपने ही अक्ष पर घूमती है। अपने ही अक्ष पर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, या अपने ही अक्ष पर घूमती है। ठीक है, दूसरा कैसे घूमती है? दूसरा घूमती है वो सूर्य के चारों ओर, यानी कि वो ऐसे भी घूमती रहती है और ऐसे भी घूमती रहती है। ठीक है, 2 टाइप से घूम रही है। कैसे घूम रही है? एक तो ये ऐसे घूम रही है, और ये मान लो ये जो मेरा हाथ है ना, ये सूर्य है, तो ये कैसे घूम रही है? ऐसे भी घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये मेरा हाथ जो है ये सूर्य है, ऐसे भी चक्कर लगा रही है। तो ये दोनों तरफ से हर समय घूमती रहती है। तो पृथ्वी कितने प्रकार से गति कर रही है? 2 प्रकार से। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है परिभ्रमण कहते हैं, बी है घूर्णन कहते हैं, सी है ये दोनों कहते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है उसको बोलते हैं परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण या परिक्रमण एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, परिभ्रमण या परिक्रमण। ठीक है, यानी कि चारों ओर। और अपने ही अक्ष पर जो घूम रही है उसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, अपने ही अक्ष पर कितनी देर में घूम जाती है? 24 घंटे में। ठीक है, और परिभ्रमण कितने दिन में करती है? 365 दिन में। ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी 365 दिन में कौन सी गति करती है? कौन सी गति करती है? परिभ्रमण करती है, घूर्णन करती है, या दोनों करती है, या कौन सी करती है? तो आपको बताना है परिभ्रमण करती है। 24 घंटे में कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखा था। ठीक है, एसएससी वगैरह में कहीं देखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? तारा किसको कहते हैं?
ए है जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, बी है जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, सी है वह पिंड जो दूसरे खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करता है, और डी है जिनके पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ये सी टेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। लेकिन ये जो प्रकाश और ऊष्मा है ये ग्रहों के पास नहीं होती है। ग्रह कैसे चमकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि चांद चमक रहा है, ठीक है, रात के समय जो चांद है वो चमकता है। क्यों चमकता है वो? क्योंकि वो किसकी वजह से चमकता है? वो सूर्य की वजह से चमकता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कोई डायमंड की अंगूठी पहन रखी है, ठीक है, अगर आप साधारण ऐसे आपने नॉर्मल रोशनी में पहन रखी है तो वो नहीं चमकेगी, लेकिन अगर आप उस पर ज्यादा लाइट दिखाओगे तो वो क्या होगी? वो चमकेगी। क्यों चमकेगी? क्यों? वो रोशनी से चमकती है, ठीक है। शीशे से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वो दिन के समय नॉर्मल लगती हैं, लेकिन रात के समय वो बहुत ज्यादा चमकती हैं, ठीक है। तो वो अपने प्रकाश से नहीं चमक रही है, वो बाहर वाले प्रकाश से चमक रही है। उसी तरह से क्या होते हैं? ग्रह और उपग्रह होते हैं, उनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। जब उनकी लाइट किस पर पड़ती है? जब सूर्य की लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो चांद है इस पर कोई बल्ब टाइप का कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि इसकी लाइट डिम है और सूर्य की लाइट जो है वो ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, ये चमक किसकी वजह से रहा है? सूर्य की लाइट से चमक रहा है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर कभी ना कभी हर समय दिन हो रहा होता है और हर समय रात हो रहा होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको जब थ्योरी करा रही थी, जब बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब ये ऐसे घूम रही है ना पृथ्वी, तो जो एरिया सूर्य के सामने आ रहा है वहां दिन हो रहा है, पीछे वाले में रात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही तो हो रहा है कि सामने वाले में क्या हो रहा है? दिन हो रहा है, पीछे वाले में रात हो रही है। और जो हिस्सा चांद का सूर्य की तरफ है, ठीक है, वो भी चमकता है। तो अगर हम चांद से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी ऐसे लगेगी कि हाँ ये चमक रही है। तो ग्रह किसकी प्रकाश और ऊष्मा से चमकते हैं? तारों या सूर्य बोल सकते हैं हम, ठीक है। और जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है? एक तरह का तारा है। आप कहेंगे तारे तो बहुत छोटे छोटे हैं, सूर्य तो बहुत बड़ा है ना। तो जो तारे हैं वो कैसे हैं? वो बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो छोटे लगते हैं। लेकिन जो सूर्य है ना, ये उसी तारे में से कोई एक है जो ज्यादा चमक रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पूरे परिवार के सब लोग MA BA कर करके बैठे हैं घर में, उनमें से ही एक बंदा क्या IAS बन जाता है, वो एक अलग ही चमकता है ना कि अरे ये इस परिवार का, ये IAS बना हुआ है। उसी तरह से उसके पास ज्यादा प्रकाश और ऊष्मा है तो उसका नाम हो गया सूर्य। लेकिन है वो कैसा? उसको हम तारा ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अंतरिक्ष से संबंधित अर्थ मेजर या बिग बियर का संबंध किससे पाया जाता है? देखो जब हम बचपन में थे, मतलब आजकल तो बच्चे छत पे जाते ही नहीं है क्योंकि सबके घर में लाइट है, लाइट पंखा टीवी सब यूज करते हैं, तो छत पे कोई चढ़ता ही नहीं है। तो हम जब छोटे थे तो हम डेली छत पे जाया करते थे, ठीक है। बस सर्दियों में दिसंबर और जनवरी नहीं जाते थे, नहीं डेली हमारा छत पे एक एक डेढ़ घंटा छत पे टहलना होता था, क्योंकि शाम के टाइम हमारे शहर में लाइट नहीं आती थी। तो उसमें क्या है, कुछ कुछ आकृतियां बनी होती हैं आकाश में, ठीक है। कई तो ऐसे हल टाइप का बना होता है, ठीक है, इस तरह का हल बना होता है। कई जो है वो त्रिभुज बने होते हैं, ठीक है, कई त्रिभुज बने होते हैं। कई अलग अलग टाइप के, कई हाथी के आकार के बने होते हैं, कई घोड़े के आकार के बने होते हैं। तो अलग अलग टाइप की जो आकृतियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल के कौन से दो उदाहरण हैं? अर्सर मेजर और बिग बियर, ठीक है। बिग बियर यानी कि बड़ा भालू टाइप का, ठीक है, ऐसा दिखने में लगता है और ये ऐसा लगता है, ठीक है। सप्तऋषि भी बोलते हैं उसको, हल की आकृति भी बोलते हैं। अलग अलग, जब सबकी स्थानीय भाषा अलग अलग होती है, सब लोग अपने स्थानीय भाषा में अलग अलग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्न में से कौन सा कथन ग्रह के संबंध में सही है? ग्रह के संबंध में कौन सा सही है? पहले ही बता दिया मैंने आंसर आपको, लेकिन फिर भी मैं दोबारा भी बता दूंगी आपको। ए है ग्रह ग्रह आकार में सूर्य से बड़े होते हैं, ठीक है। तो बी है इसमें ग्रहों के पास अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है। सी है इसमें यह ग्रहों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। डी है, सॉरी, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। डी है इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो कौन से ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है? अब देखो इसके लिए जरूरी है कि आपको क्रम याद हो, ठीक है। कैसा क्या याद हो? क्रम याद हो। एक नंबर पे है सूर्य, दूसरे नंबर पे बुध, तीसरे नंबर पे है शुक्र, ठीक है, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल,
ठीक है। मंगल के बाद क्या था, मंगल के बाद था बृहस्पति, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मंगल के बाद था बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या कौन सा था, शनि था, शनि के बाद था अरुण, और अरुण के बाद था वरुण। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है एग्जाम में, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस, ठीक है, यूरेनस यानी कि अरुण, मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से ग्रह हैं, तो दो ग्रह हैं, कौन कौन से, शनि और पृथ्वी, सॉरी शनि और बृहस्पति, तो शनि और बृहस्पति कौन से है, बी ऑप्शन। देखो इस तरह से आपको ये क्रम याद होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप, मैं बता रही हूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो आप इस चीज को यहीं छोड़ दे रहे हैं, नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, आपको पकड़ के रखना है और ये याद रखना है कि कौन से ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 30, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, ए है यूरेनस नहीं है, बी है नेपच्यून नहीं है, सी है प्लेटो नहीं है, और डी है जुपिटर नहीं है, ठीक है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है, और नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है, यूरेनस यानी कि अरुण, ठीक है, और प्लेटो को प्लूटो ही बोलते हैं। तो सही आंसर कौन सा है, सी है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ये हो गया आपका समाप्त। लोडिंग में पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये हो गया समाप्त। अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए बस। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ग्लोब, और इस पर है अक्षांतर और देशांतर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, ये ग्लोब हो गई हमारी, और इसके बीचों बीच जो रेखा है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ए है हम उसको बृहस्पति व्रत बोलते हैं, ठीक है, बी है कर्क रेखा बोलते हैं, सी है मकर रेखा बोलते हैं, और डी है उपोष्ण व्रत बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बृहस्पति व्रत, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं हम इसको बृहस्पति व्रत भी बोलते हैं, और इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो निर्धारण करती है वो कौन सी करती है, वो बृहस्पति व्रत ही करता है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इस रेखा से, ये जो रेखा है इससे ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इससे नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो कौन सी करती है, बृहस्पति व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य याम्योत्तर का मान है, यानी कि मुख्य याम्योत्तर जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं। तो मुख्य याम्योत्तर कौन सा है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। देखो ये मान लो पृथ्वी है, और ये जो ग्रीनविच है ये इंग्लैंड के पास से होकर गुजरी है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी है इस तरह से, है ना। और अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, ठीक है, याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है इन्होंने पूछा है। तो ये जो इन्होंने दे रखा है, ये जो प्रमुख याम्योत्तर है वो यही है, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर, कौन सा, 0 डिग्री देशांतर, और ये लगभग यहाँ से होकर गुजरा है, ठीक है। एक और देशांतर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है, ये कितना है, ये 180 डिग्री है, ठीक है, और ये पश्चिम में और पूर्व में दोनों में ही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ ग्लोब पर, देखो ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक रेखा आपको दिख रही है ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, ये है 180 डिग्री, ठीक है। एक और 0 डिग्री निकाली गई है, वो कहाँ से निकाली गई है, वो इंग्लैंड के पास से निकाली गई है, एक मिनट, देखो जो 0 डिग्री निकाली गई है वो यहाँ से निकाली गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री, तो ये किस हिसाब से निकाली गई है, ये सूर्य के हिसाब से निकाली गई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके हिसाब से, सूर्य के हिसाब से, तो ये कौन सी है, ये 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है। अब आप सोचेंगे कि भाई यहीं से इन्होंने वो क्यों नहीं निकाली, ग्रीनविच क्यों नहीं निकाली, ठीक है, ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर क्यों नहीं निकाला। तो देखो जो 0 डिग्री देशांतर
निकालने का जो सोचा पहली बार, जिन लोगों ने ये सोचा कि हम समय की गणना हम इस हिसाब से करेंगे, ठीक है, वो वैज्ञानिक कहाँ के थे? वो यूरोप के वैज्ञानिक थे। इसलिए उन्होंने कहाँ से निकाल लिया? इंग्लैंड के पास से निकाल लिया, ठीक है। इंग्लैंड और ये स्पेन वगैरह के ही वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने कहाँ से निकाल लिया? अपने अपने यहाँ से निकाल लिया। तो 180 डिग्री की अगर बात करी जाए तो ये वाली है, और ग्रीनविच की बात करी जाए तो ये वाली है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शीत कटिबंध किसके पास पाया जाता है? अभी देखो हम क्या करेंगे, एक एक चित्र देखते हैं। एक मिनट, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। उस पिक्चर को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारी चीजें जो है वो सही हो जाएंगी, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं इसी चित्र से, लगभग 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर हम बहुत स्पीड में चलेंगे, ठीक है। देखो ये कौन सा अक्षांश है? ये है आपका 0 डिग्री, जो इसको पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है। ऊपर वाली को बोल रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाली को बोल रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। दो रेखा है, एक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में जो है कर्क रेखा, ठीक है। दूसरी रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिण में, कौन सी है? मकर रेखा, है ना। और देखो हमारा सूर्य कहाँ है? हमारा सूर्य है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है? हमारा सूर्य। ये क्या है? हमारा सूर्य। ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ पर बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सीधा पड़ रहा है। तो यहाँ पर गर्मी कैसी रहती है? ज्यादा। उष्ण कैसा रहता है? ज्यादा, यानी कि गर्मी ज्यादा रहती है। तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब देखो जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ तो सीधी पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे पड़ रही हैं? यहाँ पर पड़ रही हैं तिरछी। कैसी पड़ रही है? यहाँ पर तिरछी पड़ रही है। तो तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पर कैसा मौसम रहता है? यहाँ पर सुहावना सा मौसम रहता है। अब देखो अगर हम अपने भारत की बात करें, देखो मैं आपको भारत का बताती हूँ तो आपको मौसम का भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा कि मौसम कहाँ का कैसा है। देखो हमारा भारत ना ऐसा है, हमारा भारत, ये जो गुजरात है, गुजरात से निकली है ये कर्क रेखा, ठीक है। मान लो ये राजस्थान, और ऊपर में ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये अरुणाचल वगैरह ये सब, और उसके बाद में ये बांग्लादेश की जगह, और ऐसे, ठीक है। कुछ 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 इस टाइप का है, ठीक है। ड्राइंग ऐसी है, एडजस्ट कर लिया करो जो भी मैं गलत ड्राइंग करती हूँ उसको, ठीक है। तो लगभग लगभग हमारा जो भारत है वो ऐसा है, यानी कि जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, जो यूपी बिहार वाले लोग हैं, ठीक है, यूपी बिहार हरियाणा पंजाब, ये वाले जो लोग हैं ये रह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध में। और अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटक के लोग, तमिल के लोग, केरल के लोग, ये कैसे रह रहे हैं? उष्ण कटिबंध में, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध भी है, ठीक है, और उपोष्ण कटिबंध भी है, क्योंकि जहां ये दोनों रेखा मिलती है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, उस एरिया को क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये जो लाइन है ये कौन सी है? उपोष्ण कटिबंध। और शीत कटिबंध भी है। शीत कटिबंध कहाँ से तक है? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर तक को क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। कैसा मौसम रहता है? जैसे यूपी बिहार का रहता है, ठीक है, वैसा, उस टाइप का। ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, ठीक है। गर्मी इतनी कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं कूलर चला के, पंखा चला के, ठीक है। थोड़े से पैसे हैं तो एसी भी लगवा सकते हैं आप, और अगर सर्दी है तो रजाई से, मोटे कपड़ों से हम काम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ वाले जो लोग हैं ना, उनको एसी चाहिए ही चाहिए। एसी नहीं होगा तो वो लोग, बहुत मुश्किल होता है उनका जीवन, ठीक है। जो दक्षिण भारत के लोग हैं वहां गर्मी हिसाब से ज्यादा पड़ती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि उपोष्ण, आप समझ पा रहे हैं कि ये जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक, उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को यहाँ पर, जहां पर ये उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध मिलते हैं, वहां पर होता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों गुण होंगे, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, उस टाइप का, ठीक है। और तीसरी पट्टी कौन सी है? ये नेक्स्ट कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। देखो ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। ऊपर नीचे का कैसे पता चलेगा? कहाँ, किस किस डिग्री से? तो आपको ध्यान रखना है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तर, मतलब सॉरी मैंने यहाँ उत्तर दक्षिण दोनों बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना था। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी है? ये विषुवत है, इससे ऊपर वाला सब उत्तरी है। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उधर ही दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण से
66.5 डिग्री दक्षिण तक क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और हम शीत कटिबंध की अगर बात करें उत्तर और दक्षिण दोनों में, तो क्या है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 90 डिग्री है। ये ब्लैक कलर में आ रहा है, दिख नहीं रहा आपको, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ये 90 डिग्री से 66.5 डिग्री, उत्तर दक्षिण दोनों में क्या है, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का क्या मतलब है, पूरी साल बर्फ से ढका रहता है। ये क्या रहता है, पूरी साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध का समझ में आ गया। अगर जो सबसे घने वन है, जो सबसे घने जंगल हैं, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है, वो कहाँ मिलती है, उष्ण कटिबंध में। क्यों मिलती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जब धूप आएगी तो जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा। ठीक है, तो पूरा की पूरा वाष्पीकरण होगा, उसकी वजह से क्या होगी, बारिश होगी। बारिश होगी, जहां भी बारिश होगी और सूर्य की किरण मिलेगी, ठीक है, सूर्य भी मिलेगा कुछ दिन और बारिश भी मिलेगी, तो पौधे वहां पनपेंगे। तो ज्यादातर जो घने वन है वो इसी पट्टी में देखने को मिलती है। ठीक है, शीत कटिबंध में कुछ भी नहीं मिलता है, सारे सारा बर्फ से ढका रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक मिनट। तो आपको पता चल गया शीत कटिबंध किसके पास है, ए है ध्रुव के पास है, बी है विषुववृत्त के पास है, सी है कर्क रेखा के पास है, डी है मकर रेखा के पास है। कुछ उधर तो हो गई पीडीएफ, है ना। तो ये किसके पास है, ये है ध्रुव के पास। ठीक है, ये किसके पास है, दोनों ध्रुवों के पास क्या है, शीत कटिबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, देशांतरों की संख्या कितनी है ना। पहला है 380, बी है 180, सी है 361, डी है 360। तो देशांतरों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है आपकी 380। ठीक है, देशांतरों की कितनी संख्या है, 380 इनकी संख्या है देशांतरों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मानक समय रेखा है, कौन सी है मानक समय रेखा, ए है 82.5 डिग्री 6 मिनट, बी है 82 डिग्री, सी है 82.5 डिग्री 30 मिनट, और डी है 82 डिग्री 4 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 82.5 डिग्री। कितना, 82.5 डिग्री। देखो कई बार ये 82.5 डिग्री ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है, एक ही बात है, 30 मिनट लिखे या आधा लिखे, एक ही बात है। आधा मतलब आधा घंटा, ठीक है, 82.5 डिग्री आधा घंटा, वहां 30 मिनट लिखा हुआ है, एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से कितना आगे है। ग्रीनविच मैंने आपको बताया, ग्रीनविच कहाँ थी, ये हमारी पृथ्वी है, ये 90 डिग्री है, ग्रीनविच लगभग यहाँ थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी थी, ये थी। अगर हम अपने भारत की बात करें तो कहाँ है हमारा भारत, लगभग यहाँ है। ठीक है, लगभग यहाँ के लगभग है। ठीक है, तो हमारी जो 82.5 डिग्री है वो कैसे निकली है, इस तरह से निकली हुई है। ठीक है, ये कितनी है, ये हो गई आपकी 82.5, ये हो गई 0 डिग्री। तो इन दोनों रेखाओं में कितना अंतर है, सीधे सीधे कितना अंतर है का क्या मतलब है, कितना अंतर है का मतलब ये है कि देखो ये हमारी क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है, पृथ्वी को जब वो 82.5 डिग्री के सामने है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, इतना घूमने में कितनी देर लगेगी, इतना घूमने में लगेंगे उनको 5.5 घंटे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे, 5.5 घंटे। यानी कि पृथ्वी जब यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है, जब वो पृथ्वी इतना घूमेगी, यानी कि ये कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, देखो ये हमारा भारत है, भारत से और इसकी दूरी यहाँ तक कितनी है, कितनी टाइम लगेगा इसको इतना घूमने में। मान लो भारत में सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है, अब सुबह जो सुबह के 6 हैं भारत में, वो सुबह के 6 इंग्लैंड में कब बजेंगे, ठीक है, कितने घंटे बाद, 5.5 घंटे बाद। ठीक है, 5.5 घंटे बाद का क्या मतलब है, लगभग 11:30 के लगभग। ठीक है, 11:30 के लगभग वहां, जब हमारे यहाँ 11:30 बजेंगे ना, जब उनके यहाँ सुबह का 6 बजे का सूरज निकल रहा होगा। ठीक है, कितने घंटे हैं, 5.5 घंटे। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कौन सी, किसकी बात हो रही है इसमें, ये क्या है 0 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण वाले में स्थित होगा, और उत्तरी उत्तर में होगा, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल इजी से ही क्वेश्चन है। तो बी हो जाएगा इसका, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर है 9, रूस में कितनी मानक समय रेखा है। देखो जैसे हमारे भारत में कितनी है, एक, तो रूस में भी एक होनी चाहिए, नहीं,
देखो हमारा भारत है इतना सा, ठीक है, हमारा भारत है इतना सा, रूस कितना बड़ा है, लगभग इतना। तो हम हमारे भारत ने तो एक ही रेखा खींच रखी है, ठीक है, एक रेखा से काम चल गया। और रूस ने कितनी खींच रखी है, अलग अलग, ठीक है, कितनी, 11। आप सोचेंगे उसने 11 क्यों खींच रखी है, क्योंकि भाई उसका इतना बड़ा है देश कि जब रूस में इस कोने पर सुबह हो रही होती है तो इस कोने पर क्या होती है, शाम, शाम हो रही होती है। यानी कि रूस में एक ही समय पर एक तरफ दिन हो रहा होता है और एक तरफ रात, क्योंकि आप सूर्य को देख पाएंगे यहाँ पर। देखो ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, 180 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपका रूस है, ठीक है, रूस यहाँ से, और रूस कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि रूस में एक ही समय में सुबह हो रही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर, तो यहाँ क्या हो रही है, शाम हो रही है। तो रूस एक ऐसा देश है जिसमें एक ही दिन में 24 घंटे की दूरी पे ही क्या होता है, एक तरफ दिन हो रहा होता है और दूसरी तरफ रात। तो इसमें टाइम जोन, देखो टाइम में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। अगर सुबह के 7 बजे ड्यूटी पर आ रहे हैं तो भाई ये तो 7 बजे आएंगे सुबह के और ये जाएंगे रात के 7 बजे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अलग अलग टाइम जोन बना रखे हैं, अलग अलग घड़ी अपनी सेट कर रखी है, यानी कि 11 जगह कर रखी है, ठीक है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो देखो भारत भी बहुत बड़ा देश है। मान लो भारत ये है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का है मान लो भारत। तो ये हमने क्या करा है कि यहाँ से एक रेखा गुजार रखी है, कौन सी, 82.5 डिग्री, है ना, जो अरुणाचल प्रदेश है और जो हमारा गुजरात है। इतनी दूर पृथ्वी को घूमने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। यानी कि अगर यहाँ सुबह के अगर 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे, यहाँ कितने बज रहे होंगे, अब इतना पृथ्वी को घूमने में कितनी देर लगेगी, 2 घंटे। तो यहाँ बज रहे होंगे सुबह के 4। तो यहाँ मतलब अगर हम ये वाला टाइम मान लेते, ठीक है, ये वाले सूर्य का टाइम मान लेते, तो क्या होता है, यहाँ वाले को दिक्कत हो जाती। इसलिए हमने भारत के बिल्कुल बीचों बीच से निकाल लिया एक रेखा, किसी को भी दिक्कत ना होगी, ना इधर वालों को दिक्कत होगी ना इधर वालों को, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सुबह के 6 जो मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो सुबह के 6 बज रहे होंगे, वहां पर सूर्य बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ठीक है। जब हमारे यहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ बहुत हल्का हल्का सा एहसास होगा कि दिन निकलने वाला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल अच्छे से दिन निकल रहा होगा, ठीक है, पूरी रोशनी आ रही होगी। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश बिहार में रह रहे हैं। तो हम भारत के नक्शे में कहाँ रह रहे हैं, हम भारत के नक्शे में यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर ठीक से सूर्य निकल रहा है तो हमें कम कम दिखाई देगा, है ना, क्यों, क्योंकि पृथ्वी को यहाँ तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे, है ना। तो देखो आपको समझ में आ गया है उसमें कितने मानक समय रेखा है, 11। और आपके ही बुक में कनाडा की भी दे रखी है, आपकी ही बुक में अमेरिका की भी दे रखी है। ये आपको पता होना चाहिए और आप बुक में से देख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अमेरिका में कितनी है और कनाडा में कितनी है, ठीक है। दो का दे रखा है बुक में आपकी में, एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिन के समय हमारी परछाई सबसे छोटी दिखाई देती है, ठीक है। कौन सा है वो समय होता है हमारी परछाई जो सबसे छोटी दिखाई देती है। देखो अगर हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और सामने से रोशनी आ रही है तो हमारी परछाई कहाँ दिखाई देगी, पीछे, लंबी दिखाई देगी। सुबह को हमारी परछाई कैसे दिखाई देगी, लंबी दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य ऐसे है तो पूरी परछाई बनेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे सूर्य आता रहेगा, परछाई छोटी होती रहेगी, सूर्य आता रहेगा ऊपर की तरफ, परछाई छोटी रहेगी। और जब सूर्य पूरा की पूरा हमारे सर के ऊपर आ जाएगा तो परछाई कैसी हो जाएगी, बिल्कुल खत्म, ठीक है। दिन के 12 बजे आपको आपकी परछाई नहीं दिखेगी, आप धूप में खड़े होंगे तो, ठीक है। और वहीं आप सुबह और शाम खड़े होंगे तो आपको आपकी परछाई लंबी दिखाई देगी। ये आपके रीजनिंग का भी सवाल सवाल है, ठीक है। रीजनिंग में भी कई बार पूछा जाता है कि हमारी परछाई सबसे लंबी कब दिखाई देती है, तो सुबह को और शाम को, और दोपहर को सबसे छोटी होती है, क्योंकि दोपहर को सूर्य क्या होता है, हमारे सर के ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अक्षांशों की संख्या कितनी है। देशांतरों की मैंने आपको बता दी, कितनी बताई थी, 360 बताई थी। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की है 181, ठीक है, कितनी, 181। मैंने आपको बताया था ये ग्लोब है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, ये वाली, ठीक है। यानी कि इसको क्या कर रखा है हमने, कितने टाइम जोन में बांट रखा है, 181 टाइम जोन में बांट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है, कितने मिनट के बराबर होता है, 3 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के, सॉरी 5 मिनट के बराबर होता है, 6 मिनट के बराबर होता है, या 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर। और 4 डिग्री कितने के बराबर होता है, अब 1 मिनट में 4, 4 मिनट में 4 चौक 16, ठीक है, 16 मिनट के बराबर। अगर हम 1 डिग्री की बात करें
ठीक है। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितनी देर लगती है? 4 मिनट लगती है। 1 डिग्री को घूमने में कितनी मिनट लगती है? 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की घूर्णन गति या घूर्णन दिशा क्या है? मतलब पृथ्वी जो घूमती है अपने ही अक्ष पर जो घूम रही है, देखो अब इन्होंने ये नहीं बोला कि अपने अक्ष पर घूम रही है या सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये नहीं बोला इन्होंने। डायरेक्ट इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है, मतलब किस दिशा में घूमती है। आपको ये तो पता है कि अपने ही अक्ष पर घूम रही है, जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। पर आपको ये नहीं पता कि किस दिशा में घूम रही है। तो पृथ्वी हमेशा कैसे घूमती है? देखो जैसे ये ग्लोब है ना, तो ये ऐसे नहीं घूमती है। कैसे घूमती है? ऐसे। ठीक है, कैसे घूमती है? ऐसे। ठीक है, कैसे घूमती है? ऐसे। इसलिए सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? रूस में। ठीक है, रूस के बाद जापान में, फिर भारत में, फिर अफ्रीका के देशों में, फिर अमेरिका के देशों में, इस तरह से। ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने की दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व। कौन सी है? पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गुजरात व असम के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको, और फिर भी चलो देखते हैं। 2 घंटे का, बी है 1 घंटा 30 मिनट का, सी है 1 घंटा 45 मिनट का, डी है 2 घंटा 15 मिनट का। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? पहला सॉरी दूसरा होगा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया आपको, 1 मिनट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 1 घंटा 45 मिनट का होता है, लेकिन हम मोटी मोटा मान लेते हैं 2 घंटे। ठीक है, ज्यादातर हम क्या मान लेते हैं? 2 घंटे मान लेते हैं कि लगभग 2 घंटे। ठीक है, लेकिन कितना अंतर होता है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, उष्ण कटिबंधीय किस गोलार्ध में स्थित है? कौन से में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दोनों में स्थित है, कोई नहीं में स्थित है। देखो हमने ये मैंने आपको ग्लोब दिखाई थी, ये मैंने 0 डिग्री अक्षांश बताया था, ये मैंने 23.5 डिग्री उत्तर बताया था। कौन सी रेखा है? कर्क। मैंने आपको बताया था एक और रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है, उसको क्या बोलते हैं हम? मकर। मकर रेखा। ठीक है, और इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कौन से गोलार्ध में है? दोनों में। ठीक है, उत्तरी में भी आएगा, दक्षिण में भी आएगा। क्यों भाई उत्तरी और दक्षिण दोनों में क्यों आएगा? क्योंकि ये जो रेखा है इससे ऊपर भी है उष्ण कटिबंध और नीचे भी है। कितने कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, महत्वपूर्ण समानांतर अक्ष, महत्वपूर्ण समानांतर अक्ष है। कौन कौन से अक्ष हैं जो महत्वपूर्ण है? पहला है भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, दूसरा बी है इसमें मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री, कौन सा है? दक्षिण रेखा। सी है कर्क रेखा, कर्क रेखा है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और डी है ये सभी। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट है? महत्वपूर्ण समानांतर कौन से हैं अक्षांश? ये तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कई बार बता दिया। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 18, पृथ्वी 15 डिग्री कितने समय में घूमती है? 1 डिग्री कितने में घूम रही थी? 4 मिनट में। 15 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 15 गुणा 4। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 15 डिग्री कितने में घूमेगी? 60 मिनट में। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ए है 23.5 डिग्री है, बी है 0 डिग्री है, सी है 380 डिग्री है, और डी है 180 डिग्री है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने आपको कौन सी बताई? ये हमारी ग्लोब है जो इधर कोने से निकली हुई है रेखा। ठीक है, ये जो देशांतर निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन से डिग्री पर है? 180 डिग्री पर है। और 180 डिग्री क्या निर्धारित करता है? दिन, और दिन का निर्धारण करता है। ठीक है, 180 डिग्री किसका निर्धारण करता है? दिन का, है ना। जो तारीख है ना, जो आप जो कैलेंडर में देखते हैं आज 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये जो आप गणना करते हैं ये किसकी वजह से करते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की वजह से। ठीक है, जैसे ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और जैसे ये ऐसे हो रही है, तो जैसे सूर्य की किरणें जब सबसे पहले यहाँ पर आई है, तो मान लो आज सोमवार है, ठीक है, तो यहाँ पर सोमवार। ठीक है, तो इन वाले देशों में सोमवार हो गया, फिर इन वाले देशों में सोमवार हो गया, फिर इन वाले देशों में। ठीक है, और जहां इन वाले देशों में मान लो जे आज की अगर हम बात करें, आज अगर भारत में सोमवार है, ठीक है, आज अगर भारत में सोमवार है, तो अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में एक दिन पीछे होगा। भारत में सोमवार, अमेरिका में इतवार या रविवार या संडे। ठीक है, भारत में अगर मंडे है तो अमेरिका में क्या है? संडे।
ठीक है, क्योंकि अभी देखो यहाँ तो सूर्य दिख गया, यहाँ दिखने में कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से इधर क्या है, रात, इधर क्या है, दिन। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के सामने क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो इधर क्या है, दिन, और इधर क्या है, रात, क्योंकि यहाँ तो सूर्य दिख रहा है और यहाँ नहीं दिख रहा। तो जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है, ऐसे घूमती रहेगी, वहां वहां क्या होता रहेगा, दिन। तो यहाँ की साइड क्या है, दिन, और यहाँ की साइड रात। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करती है तारीख का, ठीक है, तिथि का, इसलिए उसको क्या बोला गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिन के समय हमारी परछाई सबसे लंबी कब होती है? बता दिया मैंने आपको, क्या बताया था मैंने आपको, सूर्य उदय और सूर्य अस्त, यानी कि सूर्य उदय कब होता है, सुबह को, सूर्य अस्त कब होता है, शाम को। तो दोनों टाइम क्या होती है, हमारी जो परछाई होती है वो दिखाई देती है सबसे लंबी, क्योंकि जो सूर्य होता है वो सामने की तरफ होता है, सुबह को ऐसे होता है सूर्य, और शाम को कैसा होता है, ये इधर होता है। और अगर हम दिन की बात करें तो जैसे सुबह 6 बज रहे हैं, तो सूर्य ऐसे लाइट देगा तो ज्यादा परछाई, फिर कम परछाई, फिर कम परछाई, फिर और कम, और फिर परछाई नहीं दिखेगी दिन के 12 बजे। और जैसे जैसे सूर्य फिर ऐसे ऐसे जाएगा तो फिर परछाई जो है वो होती चली जाएगी, और शाम के समय क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। और आप कहेंगे रात के समय परछाई दिखती ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए है 4 राज्यों से गुजरती है, बी है 5 राज्यों से गुजरती है, सी है 6 राज्यों से गुजरती है, डी है 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एक आपका बिहार हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, हो गए ना पूरे 5 राज्य। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है कौन सी है, 82.5 डिग्री। कौन सी, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर है 22। 6 महीने के दिन और रात होते हैं, कहाँ होते हैं? ए है ध्रुवों पर होते हैं, बी है ए है उत्तरी ध्रुव पर, बी है दक्षिण ध्रुव पर, सी है दोनों पर, और डी है उष्ण सॉरी उपोष्ण क्षेत्र में। तो देखो 6 महीने के दिन और रात कहाँ होते हैं, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों। सी वाला कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो जैसे सूर्य की किरणें हैं, जब पृथ्वी घूम रही है और 86.5 डिग्री झुकी हुई है, तो क्या होता है कि ये जो ध्रुव है ये कभी कभी ऐसे घूम जाता है, मतलब यहाँ की तरफ आ जाएगा, तो इधर क्या होगा, दिन होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी ना, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, यहाँ पहुंच जाती है, जब इधर की तरफ ये वाला पोल इधर की तरफ आता है, सूर्य की तरफ मुंह हो जाता है इसका, ठीक है, तो क्या होता है, इधर 6 महीने के दिन। तो एक टाइम पर अगर यहाँ 6 महीने के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ 6 महीने की रात, और यहाँ अगर रात चल रही है तो यहाँ दिन चल रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ तो कोई रहता नहीं होगा, ये तो दिन दिन रहेगा। देखो यहाँ तो कोई नहीं रहता, ये बात पूरी पक्की है, दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या कम रहती है, लेकिन यहाँ रहते हैं। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर 6 महीने का दिन रहता है। ठीक है, तो वहां पर मतलब कुछ जगह ऐसी है कुछ देशों में जहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात वाला सिस्टम है। ठीक है, आबादी वहाँ ना के बराबर है, कुछ ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं, वहीं रहते हैं लोग। तो यहाँ पर रहते हैं कुछ आबादी वाले लोग 6 महीने दिन और 6 महीने रात का एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं ना, ऐसी शांत जगह में होते हैं जहाँ आबादी कम हो, ताकि कोई भी केमिकल वगैरह रिएक्शन हो, कुछ भी हो, तो आबादी ज्यादा हो घातक सिद्ध ना हो। ठीक है, ज्यादा आबादी को नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विषुवत व्रत से ध्रुवों तक खींचे गए समानांतर व्रत को अक्षांश व्रत कहा जाता है। और दूसरा है ग्लोब की सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल पहला सही है। अब दूसरा क्यों गलत है? देखो सब रेखाओं का जो आकार है वो अलग अलग होता है। देखो मैंने आपको बताया हमारी पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है, कैसी है, भूआव है। ठीक है, कैसी है, भूआव है। तो सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ है, वो 0 डिग्री अक्षांश पर है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे अक्षांशों की जो लंबाई है वो कम होती रहेगी। लेकिन ये जो चीज है ये देशांतरों पर लागू नहीं होती। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई सेम है, उनके बीच में गैप भी सेम है। लेकिन अक्षांश कैसे हैं, सबसे ज्यादा अगर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कहाँ होती है, 0 डिग्री पर। सबसे कम कहाँ होती है, ध्रुवों की साइड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का प्रमुख आधार क्या है? मतलब किसी स्थान का हम मानक समय किस आधार पर निर्धारित करते हैं? पहला है इसमें ए, प्रमुख यामयोत्तर से निर्धारित करते हैं। बी है विषुवत रेखा से प्रभावित निर्धारित करते हैं। सी है 90 डिग्री से देशांतर से निर्धारित करते हैं। डी है अश्व अक्षांश से निर्धारित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमुख यामयोत्तर। ठीक है, पहला ए ऑप्शन। ठीक है, प्रमुख यामयोत्तर कौन से डिग्री देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। ठीक है, 4 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। ए है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, बिल्कुल सही। दूसरा है इसमें पृथ्वी का घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है। हाँ, 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। सी है 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। और सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब आप कहेंगे कि मैम आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन लेके आई हूँ, इतने टफ तो हमने नहीं देखे। तो देखो यूपीएससी में इतने टफ पूछे जा रहे हैं, सीटेट में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। ये सीटेट का पैटर्न है। ठीक है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, सीटेट में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, आदत होनी चाहिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। टफ है ये बात सही है, लेकिन दिन पर दिन पेपर भी तो टफ हो रहा है ना, तो आपको टफ की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इसमें आपको ये नहीं है कि आप नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम न ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चनों के लिए खुद को तैयार रखना है। ठीक है, हमसे किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चनों को तैयार रखना है। तो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में, एक मिनट थोड़ा सा पानी लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 26। निम्न कथन ए और आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, अगर आप किसी एग्जाम की जीके की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपकी एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन ना पूछे जाते हो एसएससी वगैरह में। लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 100% ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी की, केबीएस की, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कथन है ए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो देखो ये जो चीज है, ये बिल्कुल, ये जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये क्या बोल रहे हैं? देखो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ग्रीनविच रेखा कहाँ है? यहाँ है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ है? यहाँ है। तो ये बोल रहे हैं ग्रीनविच से पूर्व के स्थान, ठीक है, ये वाले जो स्थान है इनका समय हमेशा आगे होता है, क्योंकि सूर्य पहले यहाँ दिखाई देगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो जैसे जैसे सूर्य दिखाई देगा वो टाइम क्या रहेगा? आगे। मैंने बताया अगर भारत में यहाँ पर सुबह हो रही है तो अमेरिका में क्या हो रही है? रात हो रही है। ठीक है, शाम हो रही है। तो सुबह और शाम का अंतर है, मतलब लगभग 12 घंटे का अंतर आ जाता है भारत के समय में और अमेरिका के अंतर समय में। तो इन्होंने बोला है जो ग्रीनविच से पूर्व की तरफ जो होंगे वो समय का ऐसा रहेगा आगे। ठीक है, यानी कि यहाँ सुबह हो रही होगी तो ये आगे हो गया ना, और यहाँ क्या है? शाम, यानी कि यहाँ कल वाली शाम है, यहाँ सैटरडे की शाम हो रही है, और यहाँ क्या हो रही है? संडे की सुबह। ठीक है, फिर यहाँ संडे की सुबह हो रही है, फिर यहाँ संडे की सुबह होगी, यहाँ संडे की सुबह होगी, और बाद में यहाँ संडे की सुबह होगी। और जब तक यहाँ संडे की सुबह होगी अमेरिका में, जब तक भारत में क्या हो चुकी होगी? संडे की रात। ठीक है, और जैसे यहाँ इधर की तरफ, ये इधर की तरफ आएगा तो भारत में हो जाएगी। भारत में यहाँ में लगभग इतना अंतर है। ठीक है, तो इसमें ये बात जो कथन है ये सही कहा गया है। पश्चिम के स्थानों का समय क्या होता है? पीछे, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो ऐसे चल रही हैं। ठीक है, पहले इन सभी देशों में, फिर बाद में इन सभी देशों में। तो ये जो उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ है, इनका समय आगे होता है, इनका समय पीछे होता है। कथन है आज तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। 180 क्या निर्धारित करता है? तिथि। तिथि यानी कि डेट। ठीक है, डेट कौन निर्धारित करता है? 180 डिग्री। तो देखो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो क्वेश्चन या जो बात ए में पूछी गई थी ये इसको वेरीफाई कर रहा है आर के, हाँ ये बात सही है। क्यों है? कि ग्रीनविच से इधर की तरफ पूर्व में आगे समय होता है, इधर पीछे समय होता है, क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतर खींचा गया है वो किसका निर्धारण करता है? वो डेट का, यानी कि तिथि का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखो, अगर आपके पास बुक भी पढ़ने का टाइम नहीं है ना,
और ये लगभग नॉन मैराथन बिल्कुल फटाफट फटाफट आ ही रही है। हिस्ट्री वाली मैराथन मैंने अपलोड कर दिया, आपने देखी होगी, ठीक है। नहीं देखी होगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर देख लेना। 6 क्लास की भी मैराथन, ठीक है, हिस्ट्री वाली जो 6 क्लास की मैराथन है वो मैंने अपलोड कर दी है इसी चैनल पर, ठीक है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो कहाँ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उस पर क्लिक कर देख लेना, ठीक है। ये जो चल रही है, ये चल रहा है आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों उसमें मिलेगा। तो ये जो 9 क्लास है, ठीक है, 6 क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, 7 क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और 8 क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो ये जो 9 बुक है, अगर आपने इनकी मैराथन भी कर ली और बुक आपने ना पढ़ी हो तो कोई क्वेश्चन है नहीं होगा जो आपका गलत हो जाएगा, ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ। मैंने इतना डीप में जाके क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी की सारी 6 से 10 तक की सारी बुक्स के एमसीक्यू बनाने में लगभग मुझे 3 साल लग गए, ठीक है। कितने साल लग गए? 3 साल लग गए। तो आपको क्या लग रहा है मैंने ऐसे ही कहीं से कुछ भी उतार डाला है? नहीं, ये मेरी पूरी मेहनत है और बहुत बहुत सावधानी से बनाए हैं। एक भी एमसीक्यू आप मुझे बुक के बाहर से लाके दिखा देना, बता देना कि मैडम ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने बुक से बाहर पढ़ा दिया है, मैं गारंटी ले रही हूँ इसकी 100% बुक के ही मिलेंगे और जिस चैप्टर का नाम लिखा है शुरू में उसी चैप्टर के मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी भी चैप्टर का कहीं का कुछ भी मिक्स कर रखा है, नहीं, बिल्कुल 100% गारंटी मैं ले रही हूँ, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये सारा कंटेंट मैंने बनाया है। इस पूरे कंटेंट को बनाने में मुझे कितने साल लगे? 3 साल, ठीक है। 2023 से अब 2026 आ गया है, 3 साल इसको लगभग हो जाएंगे कंटेंट को तैयार करने में। तो इतने दिन में मैंने ये सारी बुक के जो एमसीक्यू तैयार करे हैं, बहुत मेहनत से तैयार करे हैं। आप भी इनका लाभ उठाइए, ठीक है। और पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो मात्र 20 रुपए में मिलेगी आपको एक बुक की पीडीएफ, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। और आपको नंबर कहाँ मिलेगा? देखो मैंने कई जगह अपने चैनल वगैरह पे भी डाल रखा है, लेकिन दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। 8 टू 8 सॉरी 877, अभी अभी नंबर लिया है ना, मेरे को याद भूल जाती हूँ मैं। 89 और 818, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और मैंने आईडी उसमें भी डाल रखी है, फेसबुक आईडी में भी डाल रखा है, यूट्यूब आईडी में भी डाल रखा है, सब में जो भी आप चैनल खोलेंगे आपको सब जगह मेरा यही वाला नंबर मिलेगा। कोई दूसरा मेरा नंबर नहीं है, केवल यही एक नंबर है। और केवल मेरी कमेंट पे विश्वास रखना है आपको। कोई भी कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी नंबर पकड़ा रहा है, आप उसके चैनल पर जाके लुट के नहीं आना है, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। मेरा केवल ये नंबर है और मेरी कमेंट पर ही आपको भरोसा रखना है, ठीक है। आपको जब आप कमेंट देखेंगे ना, उस पर मेरा लोगो वाला अगर कमेंट है तो उसकी पूरी गारंटी मेरी है, ठीक है। जो भी मैंने कमेंट में बोला है, जो भी मैं आंसर दे रही हूँ या जो भी मैं पीडीएफ के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई भी नंबर से आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। कई बार फ्रॉड होते हैं, आपसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं, आपको चीजें भी नहीं देते हैं, तो आपको ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आना है। केवल आपको इसी नंबर पर भरोसा करना है, दूसरा कोई नंबर नहीं है, बस यही एक नंबर है मेरा, ठीक है। तो आप भी लीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए, अपने घर परिवार में कोई छोटे बहन भाई है उनको बताइए। 6 से 10 तक की पूरी पीडीएफ जो है तैयार है, ठीक है। जब भी आपका मैसेज आएगा मैं भेज दूंगी। और बुक चाहे 6 क्लास की है चाहे 10 क्लास की है, केवल और केवल 20 रुपए में, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस है, एक बुक का 20 रुपए। लगभग एक बुक के एमसीक्यू बनाने में मुझे 1 से 1.5 महीना लगा है कम से कम, ठीक है। बहुत डीप से और बहुत अच्छे से बनाए। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्न में से कौन सा कथन स्थानीय समय के संबंध में सही है? स्थानीय समय के संबंध में कौन सा सही है? पहला है इसमें स्थानीय समय की गणना सूर्य की छाया से की जाती है, ठीक है। ये जो 27 में जो बोल रखा है ये बिल्कुल इसमें सही बोल रखा है कि स्थानीय समय की गणना किससे की जाती है? सूर्य की छाया से, यानी कि सूर्य के हिसाब से ही तो हमने अपनी घड़ी सेट कर रखी है। जब सूर्य हमें दिखेगा जब भी हमारे यहाँ 6 बजेंगे, और हमारे यहाँ नहीं, हर देश में जब भी सूर्य निकलेगा जब भी वो 6 बजे मानेंगे, ठीक है। दूसरा है इसमें एक ही देशांतर पर अवस्थित स्थलों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? एक ही देशांतर पर अवस्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, केवल और केवल ए सही है, बी गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला है कि एक देशांतर पर जो अलग अलग देश है सबका समय क्या होगा? अलग अलग होगा, नहीं। देखो जैसे मान लो ये क्या है? ये 0 डिग्री मैंने आपको बताया था। तो इस 0 डिग्री पे जितने भी देश आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जितने भी देश आ रहे हैं उन सब में एक ही समय होगा, ठीक है।
अगर यहाँ वाले देशों के सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ वाले देशों के भी सुबह के 6, यहाँ वाले देशों के भी सुबह के 6 बजेंगे। ठीक है, तो समय क्या होगा, एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ समय कुछ और है, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ वाले सुबह के 7 बजे मान रहे हैं और यहाँ वाले शाम हो रही है, ऐसा नहीं है। एक देशांतर पर एक ही समय रहेगा। जैसे 82.5 डिग्री में अगर हम सुबह की बात करें तो यहाँ वाले क्षेत्र में भी सुबह के 7 ही बजेंगे, यहाँ वाले में भी, यहाँ वाले में भी, यहाँ वाले में, क्योंकि जो टाइम का हिसाब रखा है वो हमने किससे रखा है, सूर्य से। तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पूरी रेखा पर एक सारी पड़ेंगी ना, ठीक है, तो एक ही समय में पड़ेंगी ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि एक ही देशांतर पर अलग अलग अगर देश है तो उनका जो टाइम है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कौन सा सही है, केवल पहला ही सही है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें असत्य कथनों का असत्य कथनों की पहचान कीजिए। जो गलत है वो हमें बताना है। पहला है देश की केंद्रीय देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय को मानक समय माना जाता है, बिल्कुल सही है। कोई भी देश जो मानक समय बनाता है वो किस तरह से बनाता है, अपने देश के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं, उसको मानक रेखा बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, भारत में भी क्या है, देखो भारत में भी क्या कर रखा है इन्होंने, भारत में भी एक रेखा इन्होंने खींच रखी है 82.5 डिग्री। देखो आप इस वाले मैप में देख पा देखो आप इस वाले मैप में देख पा रहे हैं, ये जो रेखा है ना, ये वाली जो रेखा है, ये है आपकी 82.5 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह से हर देश अपने बीचों बीच से एक रेखा खींचता है। क्यों खींचता है, ताकि सारे देश का जो समय है वो एक ही रहे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, कहीं सुबह के 6 कभी बजेंगे और कहीं सुबह के 6 कभी बजेंगे। तो हमारे समय, हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए जो 6 है वो एक ही बार बजेंगे, मतलब सुबह के 6 बजे ही, हर घड़ी में 6 बजे दिखाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत क्या होता है, सूर्य का अंतर रहता है। कैसा रहता है कि कहीं जो सूर्य है वो 6 बजे पूरा दिखाई देता है और कहीं सूर्य 6 बजे बहुत कम सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट हम इसमें मैं आपको बता रही थी कि ये जो पहला जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, सही, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है असत्य। इन्होंने असत्य बोला था ना। दूसरा इसमें है भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। देखो इतना नहीं है, कितना है, पीछे नहीं है, पहली बात तो आगे है 5.5 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में अवस्थित स्थान का मानक और ग्रीनविच के समय में 1.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये भी क्या है, गलत, और ये भी क्या है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, देखो ये इसकी आंसर की है, मैं आपको बता रही थी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज मुझे फोन कर सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको बता दिया है। कमेंट में कोई भी आपको रिप्लाई दे रहा है, आपको उसकी बात पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए मेरे चैनल का लोगो कैसा है। ठीक है, और आप ध्यान रखना कि मेरी उसमें आईडी आ रही है या नहीं। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि कोई और आपको अपने नंबर पर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले या आपसे कोई भी पैसे ले, तो ये अपने साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होने देना है। ठीक है, मेरा नंबर क्या है, 8287789818। ठीक है, ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे से आप पीडीएफ ले सकते हैं। एक बुक की कीमत मात्र कितने रुपए है, 20 रुपए। पूरी बुक की कीमत ही 20 रुपए है। ठीक है, एक बुक के एमसीक्यू की जो कीमत है वो केवल और केवल 20 रुपए है। ठीक है, उससे ज्यादा आपसे चार्ज नहीं करे जाएंगे। पूरी बुक मिलेगी आपको, उसके साथ एमसीक्यू मिलेंगे, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये तो यूट्यूब पे है ही, इसे तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की जो गतियां हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो सारी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बनते हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसमें इस चैप्टर में दे रखा है पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पहला है घूर्णन, दूसरा है बी परिक्रमण, सी है चक्रण, और डी है घूमना। तो देखो अपने ही अक्ष पर जो घूमती है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं। ए है परिभ्रमण, बी है परिभ्रमण और परिक्रमण, और सी है घूर्णन, और डी है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों परिभ्रमण या परिक्रमण एक ही बात होती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कितने दिन में, 365 दिन में। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में। तो सूर्य की पृथ्वी की जो गति है परिभ्रमण और परिक्रमण कितने दिन में पूरी होती है, एक चक्कर
365 दिन में, ठीक है। और घूर्णन कितनी देर में करती है? 24 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे में क्या करती है पृथ्वी? घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोब पर वह काल्पनिक वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? देखो इसमें बोला है कि देखो ग्लोब पर जितनी भी चीज है, चाहे देशांतर है, चाहे अक्षांश है, या कोई भी हम रेखा मान रहे हैं, जैसे 180 डिग्री हम देशांतर मान रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं उसको, ठीक है। चाहे हम 0 डिग्री को ग्रीनविच मान रहे हैं, ऐसी कोई रेखा आपको उस पर तो मिलेगी नहीं ग्लोब पर, ठीक है। ये सब क्या है? ये काल्पनिक है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है, ग्लोब पर वह काल्पनिक वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखो ये आपकी बुक में ही दे रखा था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये रहा, देखो ये एक चित्र दे रखा है आपकी ही बुक में। इसमें क्या दे रखा है कि ये क्या है? ये है आपका सूर्य, ठीक है। ये क्या है? आपका सूर्य है। और सूर्य है क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसका अक्ष कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। इसका अक्ष अगर हम देखें, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये वाला है। लेकिन जो सूर्य है उस वो किस तरह से लाइट पहुंचाएगा? भाई जो फेस सूर्य के आगे होगा उसमें लाइट रहेगी, जो फेस सूर्य के पीछे होगा उसमें लाइट नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मान लो मैं पृथ्वी हूँ, तो मेरे इधर तो लाइट होगी, अगर सूर्य के सामने मैं खड़ी हूँ तो इधर तो लाइट होगी, लेकिन इधर नहीं होगी, सामने नहीं होगी, ठीक है। इधर क्या होगा? दिन होगा, और इधर क्या होगा? रात होगा। तो यहाँ पर एक काल्पनिक वृत्त खींचा गया, ठीक है। एक काल्पनिक वृत्त खींचा गया। कौन सा वृत्त? ये वाला, यानी कि एक काल्पनिक रेखा खींची गई जो पृथ्वी को बिल्कुल बराबर भागों में विभाजित कर रही है। और ये किस आधार पर खींची गई है? सूर्य के आधार पर, ठीक है। सूर्य के हिसाब से खींची गई है कि सूर्य की जो किरण है वो कितने एरिया में दिन दिखा रही है और कितने एरिया में रात दिखा रही है, ठीक है। अब देखो जो भी फेस है सूर्य के सामने, ये मेरा हाथ सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो जो फेस सामने है वो क्या होगी? वो होगी आपकी दिन होगा, और जो पीछे है वो क्या होगा? रात होगा। तो जब हम इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो जो सामने होगा वो दिन होगा, पीछे होगा रात होगा। तो मान लो ये सामने वाला एक वृत्त, ठीक है, यानी कि एक, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो आधे के हिसाब से पड़ेगा, तो बिल्कुल बीचों बीच अगर हम कहें कि पृथ्वी के 2 हिस्से करे जाए बिल्कुल सीधा खड़ा करके, तो उसको हम बोलेंगे प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना? देखो एक और आगे क्वेश्चन आएगा, मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल पर कितने झुकी हुई है। तो देखो ये मान लो ये इसका एक आधार हमने बना लिया, और ये कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री, ठीक है। अपने समतल पृथ्वी का अक्षीय समतल कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री। और कितना इसमें पृथ्वी के अक्ष समतल पर लंबवत है? कितना लंबवत है? 23.5 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है दो चीज, कि वो अपनी कक्षा में कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री, और अपने अक्ष पर कितना लंबवत है? 23.5 डिग्री, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। हमारा क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर कि वो काल्पनिक रेखा कौन सी है जो दिन रात को बराबर विभाजित करती है? तो वो हो गया आपका विषुवत वृत्त। कौन सा हो गया? विषुवत वृत्त हो गया, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? देखो वही बात हो गई ना, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 24 घंटे में, ठीक है। और सूर्य का चक्कर लगाने में कितना देर लगता है? 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा कहाँ स्थित है? कर्क रेखा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया ग्लोब, ठीक है, उसमें भी बताया गया है, और फिर मैं आपको ये चीज दिखा रही हूँ। देखो ये बार बार चित्र देखने से पता है क्या होगा? ये आपको कहीं ना कहीं चीजें याद हो जाएंगी। इन्होंने पूछा है कि कर्क वृत्त जो है वो कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ है? उत्तर में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ऊपर वाले को उत्तरी, नीचे वाले को दक्षिणी बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो उत्तरी है, ठीक है, उत्तरी में क्या है? उत्तर में क्या है? 23.5 डिग्री एक रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं उसको? हम कर्क रेखा बोलते हैं। कितनी है? 23.5 डिग्री, ठीक है। और अगर मकर रेखा के बारे में पूछा जाए तो दक्षिण में है कितने डिग्री? 23.5 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, कौन सी दक्षिण में, कौन सी आपकी कहाँ है। देखो इन सारी चीजों को समझाने में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर स्थित है? उत्तर में 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा। अगर मकर रेखा का पूछा जाता तो हम बताते दक्षिण में 23.5 डिग्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? कौन सा टाइम होता है जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं?
एक चित्र के जरिए समझाऊंगी, उसमें कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने हैं। देखो एक ये व्रत है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, ज्यादा ही टेढ़ी होगी पृथ्वी। देखो ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक ठीक बढ़िया। ये क्या है, ये है आपका सूर्य, ठीक है। पृथ्वी पर दो रेखाएं हैं, 3 रेखाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 0 डिग्री, एक है आपका 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है, कर्क रेखा, और ये क्या है 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है। ये है आपको पता है। अब देखो क्या होता है, सूर्य, क्योंकि ये पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, प्लस 66.5 डिग्री झुकी हुई भी है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रभाव है वो कभी इस रेखा पर ज्यादा होता है, कभी इस रेखा पर ज्यादा होता है, और कभी इस रेखा पर ज्यादा होता है, हमेशा समान नहीं रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, तापक्रम के आधार पर। तो देखो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं, यानी कि दिन रात का मतलब हो गया कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरी की पूरी कहाँ पर पड़ रही हैं, विषुवत पर। अब जब यहाँ पड़ रही है तो यहाँ और यहाँ लाइट बराबर होगी, ठीक है। कौन सा टाइम होता है, तो वो होता है आपका 21 मार्च, ठीक है, इसको ध्यान रखना, 21 मार्च, और आपका हो जाएगा 23 सितंबर, ठीक है। हमेशा इसको याद रखना है कि सूर्य की किरणें विषुवत पर कब सीधी पड़ती हैं, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, ठीक है। और इस दिन क्या होगा, दिन रात बराबर होंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विषुव, ठीक है, क्या बोला जाता है, विषुव, विषुव बोलते हैं। आगे अभी कई सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे कौन से दिन सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, तो पड़ती है 21 जून को। 21 जून को हमारे यहाँ क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पर, ठीक है। जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है ना हमारे यहाँ, है ना। जून में 20 जून के आसपास, है ना, 20 जून से 30 जून तक बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होती है, इसलिए उस समय स्कूल की छुट्टी होती है, ठीक है। स्कूल की छुट्टी का लॉजिक है, यही लॉजिक है कि 21 जून से हमारे यहाँ क्या पड़ती है, गर्मी, और कौन सी, भीषण गर्मी। अब देखो यहाँ पर सूर्य का फोकस है, तो यहाँ पर क्या पड़ रही है, ठंड। यहाँ अगर गर्मी है तो यहाँ क्या है, ठंड पड़ रही है, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, फिर जब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अब दक्षिण में भी कभी ना कभी पड़ती होंगी सूर्य की सीधी किरणें, तो कौन से दिन पड़ती है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है। सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर 22 दिसंबर को, कहाँ पर, मकर रेखा पर, ठीक है, कहाँ पर, मकर रेखा पर, ठीक है। अब देखो 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य की रेखा, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ रही है, तो यहाँ क्या होगा, गर्मी। इसलिए दिसंबर में हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड होती है, और इनके यहाँ क्या होती है, यहाँ पर इनके यहाँ होती है मतलब गर्मी। और ये जो क्रिसमस का त्योहार है, ये ऑस्ट्रेलिया का त्योहार है, और ये गर्मियों में बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ गर्मी पड़ रही होती है, बर्फ पिघल रही होती है, हरियाली आ रही होती है, उस समय वहाँ क्रिसमस का त्योहार बनाया जाता है। हमें ऐसा लगता है यार ठंड में क्रिसमस का त्योहार बनाया जा रहा है, तो नहीं, ये जो त्योहार है ये कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। और क्रिसमस का त्योहार ऑस्ट्रेलिया में कब बनाया जाता है, गर्मियों में, ठीक है। जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही होती है, उनके यहाँ गर्मी, उनके यहाँ गर्मी, हमारे यहाँ सर्दी, बिल्कुल अपोजिट चलता है, ठीक है। इन दोनों का अपोजिट चलता है। तो देखो सूर्य की किरणों का हिसाब मैं बताऊं, अगर हम मार्च से देखें तो मार्च में कहाँ पड़ रही है सूर्य की किरणें, विषुवत पर, ठीक है। मार्च से फिर जून जाएंगे तो जून में पड़ रही है कर्क रेखा पर, ठीक है। और फिर हम आएंगे वापस विषुवत पर, फिर सितंबर में कहाँ पड़ रही है, सितंबर में पड़ रही है फिर विषुवत पर, और फिर सितंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर, दिसंबर में जो पड़ रही है वो पड़ रही है मकर रेखा पर। ये आप याद कर लीजिए, 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाने हैं। आगे के क्वेश्चनों में मैं चित्र नहीं बनाऊंगी, अब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसमें कौन सा आंसर ठीक था, तो इसमें था आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व कब बनाया जाता है, तो देखो मैंने आपको बता दिया कब बनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। क्योंकि वहाँ 22 दिसंबर को किरणें सीधी पड़ रही होती हैं सूर्य की, यहाँ पर कहाँ पर, मकर रेखा पर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और 22 दिसंबर को सीधी पड़ रही है। और क्रिसमस कब बनाया जाता है, 25 दिसंबर को, ठीक है। 3 दिन में थोड़ी ना सूर्य कर्क रेखा तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, आपको पता ही चल गया मकर रेखा कहाँ है, मकर रेखा दक्षिण में है, तो कितना, 23.5 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, ए है आर्यभट्ट ने बताया, बी है धनवंतरी ने बताया, सी है भट्टी ने बताया, और डी है
जरथरी ने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन कितनी देर में होता है? 24 घंटे में। तो क्या 24 घंटे में ऋतु बदल जाती है? 6 घंटे की गर्मी, 6 घंटे की धूप, 6 घंटे की बारिश, ऐसे होता है क्या? नहीं। ऋतुएं जो बदलती हैं वो किसकी वजह से बदलती हैं? परिक्रमण। परिक्रमण जो होता है वो कितने दिन में होता है? 365 दिन में। क्योंकि ये 365 दिन में होता है, इसलिए ऋतुएं किसकी वजह से बदलती हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य के पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन में जब वो चक्कर लगाती है उसकी वजह से क्या होता है? ऋतुएं जो है चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? देखो साधारण जो ईयर है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 6 घंटे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है, इसके फर्स्ट चैप्टर में शायद बताया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बताया है। तो 365 दिन 6 घंटे है ना। अब इस 6 घंटे को 4 बार जोड़ लो, क्योंकि हर 4 साल में आता है ना, तो हम हमेशा किसका हिसाब लगाते हैं? 365 का। तो 4 बार इसको जोड़ लो तो कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, तो यानी कि एक दिन बढ़ गया। ठीक है, कितना? 24 घंटे हो गया। 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो गया। अब 24 घंटे यानी कि एक दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया, यानी कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है कैसे पहचानेंगे? तो 4 से हम उसका भाग करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष है, नहीं होता है तो वो नहीं है। ठीक है, जैसे 2024 की बात करें, सॉरी ये तो निकल गया, चलो हम बात कर रहे हैं 2026 की। ठीक है, अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? लीप वर्ष। और अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो गया? सामान्य वर्ष। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये डिवाइड करके बताना कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, 2026 जो हाल फिलहाल में चल रहा है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ठीक है, कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर? ए है 23.5 डिग्री, बी है 66.5 डिग्री, सी है 82.5 डिग्री और डी है 66 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 66.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। कितनी झुकी हुई है? कितने? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? किस गति के कारण होते हैं दिन रात? घूर्णन गति के कारण होती है। कितनी देर में होती है घूर्णन गति? 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लीप वर्ष कितने वर्षों में एक बार आता है? तो 6 घंटे कितनी बार जोड़ते हैं हम? 4 घंटे 4 बार जोड़ते हैं तब कितने बनते हैं? 24 घंटे। यानी कि हर 4 साल में हम एक दिन बढ़ा देते हैं। तो ये कितने दिन में आता है? 4 साल में आता है। ठीक है, जो लीप वर्ष होता है ना, उस अब आप कहेंगे एक दिन बढ़ तो गया, आपने कहाँ बढ़ा दिया? तो पूरे सारी चीज फिक्स है ना। कभी कभी क्या होती है? 28 की होती है फरवरी। कभी कभी क्या होती है? 4 साल में एक बार 29 की होती है। तो जो एक दिन बढ़ता है ना 6 घंटे मिलाकर, है ना, उसको हम कहाँ जोड़ देते हैं? उसको हम जोड़ते देते हैं फरवरी में। ठीक है, अब किसी का 29 जनवरी को बर्थडे हुआ तो 4 साल बाद आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि हम बीच में 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, है ना। वैसे वो एक काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है? जैसे आपका कोई दोस्त है, उसका 29 फरवरी को उसका बर्थडे आ रहा है। ठीक है, उसका क्या आ रहा है? 29 फरवरी को बर्थडे आ रहा है। ठीक है, आपकी जानकारी में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका बर्थडे 29 फरवरी को है और वो आपको 4 साल में एक बार पार्टी देता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 28 फरवरी को, देखो 4 साल में तो धूमधाम से लेना उससे पार्टी, अच्छे से लेना। ठीक है, आपका बनता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? 28 फरवरी को 6 घंटे बाद उससे पार्टी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई 6 घंटे 4 बार बांट रहे हैं ना, तो हम 28 फरवरी को, 28 फरवरी में 6 घंटे और प्लस कर लेना, जिस दिन उसका जन्मदिन हो, मतलब जिस समय उसका जन्म हुआ हो। ठीक है, उसमें 6 घंटे और प्लस कर लेना और आराम से उसका बर्थडे बना सकते हो। इसलिए अपनी पार्टी मंडे नहीं देना है। अगर आपकी जानकारी में कोई बच्चा ऐसा है जो 29 फरवरी को पैदा हुआ है, तो पार्टी लेनी है। कब लेनी है? 28 फरवरी को लेनी है, उसमें 6 घंटे जोड़ के। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि लीप वर्ष में फरवरी का माह कितने दिन का होता है? मैंने बता दिया आपको, 29 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लीप वर्ष कितने वर्ष में एक बार आता है? 4 वर्ष में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की किरणें विषुवत पर किस दिन सीधी पड़ती हैं? तो किस दिन सीधी पड़ती हैं देखते हैं। ए है 21 मार्च, बी है 21 जून, सी है 22 दिसंबर और डी है 23 मार्च। तो विषुवत पर जो सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, वो पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर, 2 दिन पड़ती हैं, 2 बार। ठीक है, क्योंकि एक बार सूर्य मार्च के बाद में कहा जाता है, जून में कर्क रेखा पर जाता है, फिर सितंबर में फिर आता है मकर रेखा पर, सॉरी विषुवत पर, यानी कि इस पर विषुवत पर आता है और फिर उसके बाद कहा जाता है मकर रेखा पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पृथ्वी की किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी अयानात की अवस्था में सूर्य पृथ्वी की काल्पनिक रेखा कर्क रेखा पर किस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? अब देखो मैंने आपको बताया, ये क्या है कर्क रेखा, ये क्या है विषुवत, ये क्या है मकर रेखा। ये कितनी है 23.5 डिग्री, ये कितनी है 23.5 डिग्री, और ये कितनी है 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ कब सूर्य की किरणें यहाँ कब पड़ रही है सीधी? 21 जून को। ठीक है, कब पड़ रही है? 21 जून को। तो इस दिन जब 21 जून को लाइट ज्यादा पड़ रही है तो उस दिन तो दिन ज्यादा होगा, ठीक है, रात छोटी होगी, है ना। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं उत्तरी अयानात। ठीक है, दक्षिण अयानात कब किस दिन बोलते हैं? मकर रेखा पर कौन से दिन पड़ती हैं सूर्य की सीधी किरणें? मकर रेखा पर पड़ती हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, कितने? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है, इसलिए 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिण अयानात। अब देखो जब यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ क्या होगा? सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, और इस दिन को क्या बोलते हैं? दक्षिण अयानात। ठीक है, यहाँ को 21 जून को क्या जब सीधी पड़ रही है 21 जून को, तो उस दिन क्या हो गया? उत्तरी अयानात हो गया। तो यहाँ क्या होगा? दिन सबसे बड़े और रात सबसे छोटी। ठीक है, दिन रात बराबर कब होते हैं? जिस दिन विषुव होता है। विषुव व्रत पर सीधी रेखा कब कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका जो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नहीं, गलत हो गया, उत्तरी अयानात होता है 21 जून को, डी। ठीक है, उत्तरी अयानात कब होता है? 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी अयानात के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा सही है? उत्तरी अयानात, ठीक है, मैंने पूरा ही बता दिया है, बार बार क्या बताना है। कथन है पहला, उत्तरी अयानात के समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा है विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में ठंड का मौसम होता है, नहीं, गर्मी होती है। उत्तरी अयानात कौन से दिन होता है? 21 जून को। 21 जून को ठंड होती है, गर्मी होती है? गर्मियां होती है ना। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल ए सही है। ठीक है, ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणी अयानात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, जो वो हमें बताना है। दक्षिणी अयानात होता किस दिन है? दक्षिणी अयानात होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, कौन सा गलत है वो बताना है हमें। कब होता है? 22 दिसंबर को, और कहाँ होता है? मकर रेखा पर। तो इसके संबंध में पहला दे रखा है ए, इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, बिल्कुल सही है। बी है दक्षिण गोलार्ध में छोटे दिन व लंबी रातों वाली ऋतु में होती हैं, है ना। तो ये भी नेक्स्ट इसमें दे रखा है दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है दक्षिणी अयानात वाले दिन। और नेक्स्ट है दक्षिण अयानात की स्थिति प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा कि दक्षिणी अयानात में छोटे दिन व लंबी रात होती है। छोटे दिन क्यों होंगे? जब सूर्य की पूरी किरणें पड़ रही है तो लंबे दिन होंगे ना, है ना। छोटे दिन क्यों होंगे? तो लंबे दिन होंगे और छोटी रात होंगी। छोटी रात से मतलब है, देखो अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ चल रहा है दक्षिण अयानात। ठीक है, अभी इस समय मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये जनवरी में कर रही हूँ। ठीक है, जनवरी 2025 में 26 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, जनवरी 2026 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी क्या है? ठंड पड़ रही है। ठंड के समय दिन कितने टाइम का होता है? लगभग लगभग 8-9 बजे धूप निकल रही है। ठीक है, 8 बजे धूप निकल रही है, और जो धूप है यानी कि जो सूर्य की लाइट है वो 4 से 5 बजे ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तरी अयानात की, जून की अगर बात करेंगे तो उस समय दिन कितने लंबे होते हैं? उस समय सूर्य हमें दिखता है 6 बजे, कई बार 5:30 और 5 बजे भी दिख जाता है। 6 बजे दिन सूर्य हमें दिखता है, और पूरी लाइट रहती है कितने बजे तक? 7 बजे तक भी। ठीक है, 7 बजे तक भी लाइट रहती है। दिन कितने हो गए? 13 घंटे के, 13-14 घंटे के, 6 और 6 12 घंटे, 13-14 घंटे के दिन होते हैं जून में, है ना। और अब कितने घंटे के दिन है? अब मुश्किल से मुश्किल 10 घंटे का दिन है, मुश्किल से, नहीं तो कितने का? 8 घंटे का ही दिन समझो।
ठीक है, किसी-किसी दिन तो धूप ही नहीं निकल रही, 2-3 घंटे ही धूप निकल रही है। तो बहुत छोटे दिन होते हैं और रात कैसी होती है, लंबी। ठीक है, अब लंबी रात से मतलब ये नहीं है कि आप फिर 4 बजे ही अपनी खटिया बिछा के सोओगे सुबह के 8 बजे तक। ठीक है, अपना काम जो भी है आपका पढ़ाई का वो आपको करना ही है, दिन-रात कैसे भी रहे आपको क्या लेना-देना। ठीक है, एग्ज़ामिनर ये थोड़ी देखेगा कि दिन छोटे थे कि रात लंबी थी, एग्ज़ामिनर तो आपके नंबर काट लेगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुव के टाइम में क्या होता है, विषुव यानी कि जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, विषुवत पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ रही हैं, यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। तो उस स्थिति को बोला गया है विषुव। तो पहला है, इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत पड़ती हैं। तीसरा है, इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। विषुव का मतलब होता है सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, झुकाव जो होता है सूर्य की तरफ। ठीक है, ये कौन सी अवस्था होती है, उत्तरी ध्रुव जब सूर्य की तरफ झुका होगा तो उत्तरी अयानात होगा, दक्षिणी ध्रुव जब सूर्य की तरफ झुका होगा तो दक्षिणी अयानात होगा। ठीक है, और जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही होंगी तो क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे, है ना, और उसको हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कथन है आपका ए, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। घूर्णन गति कितने टाइम पे होती है, 24 घंटे। ठीक है, कारण है आर, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखो ये और ये दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला ठीक होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये वाला सही होगा, क्योंकि ये बात सही है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसमें कोई झूठ थोड़ी है, ये भी सही है। और इसको गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति करते बोलते हैं। देखो, जबकि इसमें क्या लिखा होना चाहिए था, घूर्णन से रिलेटेड ही कुछ लिखा होना चाहिए था, दिन रात या कुछ इस तरह का कुछ लिखा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है। तो ये आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये दोनों बात एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। क्योंकि ऊपर वाला जो कथन है घूर्णन के विषय में कहा गया है, और नीचे वाला जो कथन है ये परिभ्रमण के संबंध में कहा गया है। व्याख्या कब करता है, जब ऊपर वाले में जो बात कही गई है उसी को नीचे वाला वेरीफाई कर रहा है, जबकि ये दोनों बात क्या है, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। कथन है ए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है। इस दिन को क्या बोलते हैं, उत्तरी अयनात बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण है आर, इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा पर पड़ता है, और कर्क रेखा क्योंकि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए मैं बार बार भारत की बात कर रही हूँ कि भारत में क्या होता है, 21 जून के टाइम में गर्मी सबसे अधिक होती है। तो 21 का सॉरी 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 2-3 क्वेश्चन और रह गए, ये मैराथन फिर यहीं पे हम समाप्त कर देंगे, अगली मैराथन में और सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25। कथन है ए, पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, बिल्कुल सही बात है। कारण है आर, प्रति वर्ष 6 घंटे जुड़ते हैं, जिससे हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। अब देखो सेम बात यहाँ भी वही कर रखी है, ये तो सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर कथन में लिखा होता कि पृथ्वी पर 366 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, और या फिर ये लिखा होता कि पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, और प्रत्येक वर्ष हम 6 घंटे जोड़कर क्या बनाते हैं, लीप वर्ष बनाते हैं, तो ये क्या होता सही। लेकिन इन्होंने वो कर दिया है यहाँ पर गड़बड़ वाली बात। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, और देखो ये व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कई बार सीटेट वाला भी इसको कंफ्यूज रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत चीजें मिलेंगी, ठीक है, ऐसी गड़बड़ वाली, तो फिर आप गूगल करके इसको ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सीटेट के भी मैंने कई क्वेश्चन देखे, गूगल करके भी देखे, उनमें भी कुछ कुछ मिस्टेक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। अभी कथन है ए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ऋतुओं के बदलने का कारण नहीं है, गलत। ठीक है, ऋतुएं जो बदलती हैं हमारी पृथ्वी पर किसकी वजह से बदलती हैं, क्योंकि वो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, कारण है आर, पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि अक्ष कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ए गलत है परंतु आर जो है वो सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कथन है ए, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण परिभ्रमण। एक ही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कारण है आर, पृथ्वी की घूर्णन गति से वर्ष और ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति से, पृथ्वी की घूर्णन गति से नहीं, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से क्या होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं। क्योंकि ऋतुएं चेंज होती हैं एक साल में, घूर्णन कितने दिन में होता है, 24 घंटे में, है ना। तो क्या सही है, ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा बी। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। देखो आगे के भी चैप्टर तैयार है, लेकिन अपलोडिंग में फिर दिक्कत आती है। ठीक है, सिस्टम मेरे पास इतना हैवी अच्छा वाला है नहीं, काम चलाऊ सा सिस्टम है। आगे के जो 3 चैप्टर रह गए लगभग, इसमें 3-4 चैप्टर रह गए, उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो कहाँ देखना है, आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने प्ले लिस्ट की लिंक डाल रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक कर इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। या फिर अभी तक आपने हिस्ट्री की इसी तरह की मैराथन नहीं देखी है, 6 क्लास की हिस्ट्री की मैराथन, तो भी आप उसी प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। या फिर आपको 6th 7th 8th की कोई सी भी बुक की मैराथन देखनी है तो आप उसी प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। कौन सी प्ले लिस्ट, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, साथ ही आपको किसी भी क्लास की, ठीक है, 6th 7th 8th क्लास की और 9th 10th का, इन पांचों क्लासों का, ठीक है, इन पांचों क्लास में से किसी भी क्लास के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पर बुक का रेट है ओनली 20 रुपीज। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको कई बार बता दिया, अब फिर मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8287789818। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ओनली 20 रुपीज। ठीक है, ज्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है, केवल 20 रुपए आपको पेमेंट करने हैं। पेटीएम से आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप इनको पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, पार्ट 2, आपको कल अपलोड हो जाएगा। ये जो भी वीडियो अपलोड होती है ये सुबह 9 से 10 के बीच में हो जाती है। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।